नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं मीनाक्षी। खबर ऋषिकेश से, जहां गंगा घाट पर सीएम योगी के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। पिता आनंद सिंह बिष्ट के अंतिम संस्कार में सीएम योगी खुद शामिल नहीं हुए। कल सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था। दिल्ली से पैतृक गांव पंचूर पहुंचाया गया था। उनके शव को सीएम योगी के पिता का पार्थिव शरीर वहां पहुंचा था। 79 साल की उम्र में सीएम योगी के पिता का निधन हो गया। सीएम योगी के भाई ने पिता आनंद सिंह बिष्ट को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए सीएम योगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल इस दौरान वहां शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मंत्री धन सिंह रावत भी वहां मौजूद रहे। अंत्योष्टि में बाबा रामदेव, चिदानंद मुन्नी, राज्य मंत्री भगत राम कोठारी भी मौजूद रहे। इस दौरान परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत, भाजपा संगठन मंत्री अजय कुमार, बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट और राज्य मंत्री भगत राम कोठारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गंगा घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारा काम किया गया। संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, लेकिन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। आपको बता दें, कल सीएम योगी के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनको उनके पैतृक गांव ले जाया गया। वहां राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे, लेकिन खुद सीएम योगी वहां नहीं पहुंच पाए। स्वर्गीय आनंद सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और वे बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। सामाजिक धार्मिक जीवन से वो जुड़े हुए थे और विशेषकर जो बालिकाएं हैं, बेटियां हैं, उनकी उच्च शिक्षा कैसे हो, उसके लिए उन्होंने अंतिम क्षण तक प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। इस बात की उनको संतुष्टि भी थी कि उन्होंने जो चाहते थे कि हमारी बालिकाएं कि हायर एजुकेशन में जाएं, वहाँ पढ़ें, वो इच्छा उनकी उन्होंने अपनी पूरी भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पिताजी स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले, क्षेत्र की चिंता करने वाले, विचारधारा के प्रति समर्पित ऐसा एक व्यक्तित्व था। आज ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उनकी वो प्रेरणा और विचारधारा आज हमारे सामने आदित्यनाथ जी के रूप में देश की राजनीति का सफलतम मार्गदर्शन कर रही है। मैं स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों ने सिर्फ यही कहा कि मैं बड़ा लाचार हूँ कि अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ और न उनके अंतिम सरकार में शामिल हो पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है उत्तर प्रदेश को देखना है, यहाँ की तहस और जनता की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं यहाँ से आने से लाचार हूँ। आप लोग ही रिश्तेदार है, मामा है, उनके सबसे बड़े मित्र है, लिहाजा आप लोग इस अंतिम सरकार में पूरा सहयोग कीजिएगा, शांतिपूर्वक कीजिएगा। ये मुझे सिर्फ बहनों नमस्कार, मैं आज फिर आपके बीच, क्योंकि मुझे जो है उत्तर प्रदेश को तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनको उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जहां ऋषिकेश में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां मौजूद रहे। इसके अलावा कैबिनेट के भी कई मंत्री वहां मौजूद रहे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इस वक्त देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने काम को पहले चुना और वो खुद अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके परिवार से कई लोग वहां पहुंचे। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संजय सिंह हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, कल सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ, जिसके बाद आज ऋषिकेश में उनके शव का
अंतिम संस्कार किया गया। परिवार से कौन कौन मौजूद रहा, क्या कुछ जानकारी से लेकर? हाँ जी, आज वो फूलचट्टी घाट पर उनके पिता के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया जी और उनके जो संस्कार किया गया उनके बड़े भाई मानदेव सिंह बिष्ट ने किया जी और उनके मामा उनके और सगे संबंधी जिनमें उनके कजन ब्रदर्स मतलब और जो गांव के उनके जीजा वगैरह वो लोग वहाँ पर थे, लेकिन जी। कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं था। जी। तो वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि दी और उनके पिता के बारे में बताया कि बहुत ही समाज सेवी इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनके बारे में उन्होंने बताया। तो वहाँ पर कैबिनेट के बहुत सारे लोग थे, हमारे जी अध्यक्ष ये चिदानंद मुनि जी थे, रामदेव जी थे जी और धन सिंह रावत जी थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष थे और राजभूषण ओएसडी थे, जो राजभूषण सिंह रावत हैं वहाँ से यूपी से आए हुए थे उनके, जी वो भी आए हुए थे और साथ में जो महेंद्र भट्ट हैं बद्रीनाथ के विधायक थे वो भी थे, तीरथ सिंह रावत जी सांसद गढ़वाल वो भी थे। काफी लोग आए हुए थे उसमें, जो सब लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने तरीके से उनको दी और जो उनका अंतिम संस्कार में जो उनके परिजन थे सब बहुत ही गमगीन थे। बिल्कुल लेकिन संजय, उनको बताया ये जाता है लड़कियों को लेकर काफी आगे रहते थे और हमेशा से उनको पढ़ने लिखने को लेकर काफी कुछ योगदान रहा है। महिलाओं को अग्रणी रखते थे उन्होंने, जी। अपने बच्चों को भी इसीलिए पढ़ाई लिखाई में उनको ज्यादा आगे रखा कि ये महिलाएं आगे पढ़ेंगी बढ़ेंगी आगे तो देश को सहयोग मिलेगा, जी क्योंकि उन्होंने महिलाओं को और पुरुषों को एक समान श्रेणी से देखते थे। ठीक है संजय, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ था, जिसके बाद आज ऋषिकेश में उनका अंतिम संस्कार किया गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां नहीं पहुंच पाए। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना संकट में लोगों से अपील की है। कोरोना से बचाव के लिए तरीकों का पालन करने की सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की है। सावधानियां बरतें, जिस तरह सहयोग कर रहे हैं उसको करते रहें। कोरोना वॉरियर्स की सहायता के लिए भी कदम बढ़ाएं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से यह अपील की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स के साथ आएं, उनकी मदद करें, उनका हालचाल पूछकर उनकी जरूरतों को भी उनका हौसला बढ़ाएं। गर्मी के सीजन में पानी की खपत बढ़ेगी, इसलिए पानी का बचाव भी करें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह सुझाव भी दिया है। अन्य राज्यों से उत्तराखंड के लोग वापस आएंगे तो जरूरतें भी बढ़ेंगी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की जनता से ये अपील की है, उनसे कहा है कि कोरोना वॉरियर्स का साथ दें, उनकी मदद करें। अगर कहीं वो आपको मिलते हैं तो उनकी जरूरत पूछें, उनका मदद करें, उनकी सहायता करें। साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन अभी लागू है राज्य में और उसका पालन करें, घर से बेवजह ना निकलें। मैं आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बद्री विशाल की कृपा से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। अभी ये लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है और 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया और जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए, तो ये सब आप सबके सहयोग से, आप सबके संयम से ही ये संभव हो पाया और इसलिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। हमने अभी सभी जिलाधिकारियों को ये समाधान करने के निर्देश दिए हैं कि आप मानवीय आधार पर और व्यवहारिक आधार पर आप अपने जिलों में लोगों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं
वो करते रहें। आपसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे तमाम पुलिस के जवान, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी आशाएं, आंगनबाड़ी और तमाम अन्य विभागों के लोग आपके बीच में लगातार अपने दायित्व का, अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं। कड़कती धूप में वो चौराहों पर खड़े जवान पहरा दे रहे हैं, 24 आवर वो पहरा दे रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम लोग उनकी मदद करें, उनको हम पानी पिलाएं, कोई नाश्ता हम उनको करा सकते हैं तो उनको हम नाश्ता कराएं, हम उनको पूछें ज़रूर, उनके हालचाल ज़रूर पूछें। आपका पूछना कि हम आपकी क्या कोई मदद कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि उनके साहस को, उनके मनोबल को कई गुना बढ़ा देगा। हमारे आसपास हमारे पालतू पशु हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, पक्षी हैं, जो आपसे पानी नहीं मांग सकते, जो आपसे खाना नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ, हम अपने घर पर उनके लिए थोड़ा दाना डाल सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। कोरोना के संकट को देखते हुए उत्तराखंड के सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3 महीने की पेंशन जारी कर दी गई है। सरकार ने सामाजिक पेंशन धारकों को 3 महीने की पेंशन देने का फैसला किया था। वहीं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार की घोषणा के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। समाज कल्याण के अपर सचिव और निदेशक समेत कई अधिकारियों से समीक्षा की गई। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन समेत सभी प्रकार की पेंशन जारी कर दी गई। 3 महीने की एक साथ ही पेंशन जारी की गई है। 3600 रुपए सामाजिक पेंशन के लिए जारी किया गया है। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा, लाभार्थी अपनी जरूरत का सामान अब ले सकते हैं। तो वहीं कोरोना संकट को देखते हुए सामाजिक पेंशनधारियों को अगले 3 महीने की राशि जारी कर दी गई है कि जिससे लॉकडाउन के दौरान उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और जरूरत का सामान अपने लिए ले सकें। सब घरों में सिमटे हुए हैं, तो इसमें उनकी यह पेंशन की धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी तो थोड़ा मदद का काम करेगी। इस वक्त कोई ऐसा कामकाज, उनके पास काम काज भी नहीं है, कोई रोजी रोटी का जरिया भी नहीं है, सब घरों में सिमटे हुए हैं। तो वहीं देहरादून में 2 और बंगाली के निवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद इसी के साथ 46 हो गई है। हाल ही में 7 और कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 2 देहरादून, 2 नैनीताल और 3 उधम सिंह नगर के मरीज ठीक हुए हैं। कुल 46 में से 18 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो एक राहत की खबर है। मौजूदा समय में देवभूमि में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनका इलाज अभी इस वक्त चल रहा है। देहरादून के आजाद कॉलोनी से मिले जमातियों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहीं अब इस वक्त उत्तराखंड में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो बता दें, देहरादून में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के ये लोग रहने वाले थे। 2 रिपोर्ट हमारे पास पॉजिटिव आई हैं और कुल मिला के हमारे प्रदेश में 46 व्यक्ति हो गए हैं जो कोरोना संक्रमित पॉजिटिव आ चुके हैं आज तक। आज 7 लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आई हैं दूसरी बार, और पहले हमने 11 लोगों को कोरोना से डिस्चार्ज किया था, उनका उपचार करके 7 मिलाते हैं तो 18 लोग हो जाते हैं जिनको हमने कोरोना से फ्री कर दिया है। तो कुल अभी तक 28 पॉजिटिव केसेस हमारे विभिन्न अस्पतालों में हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 333 सैंपल्स सस्पेक्ट केसेस के लिए हैं और जिनको हमने लैब्स को भेज दिया है ताकि उनका परीक्षण जल्दी किया जा सके। जनपद देहरादून में कुल 24 केस आए थे, उनमें से 11 कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। तो देहरादून जनपद में सिर्फ 13 केस ही बचे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। हमने विभिन्न जितने भी जनपद हैं उन जनपदों में जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको हमने रीवर्कआउट किया है कोविड के हिसाब से, ताकि कोविड का भी इलाज चल सके और जो अन्य उपचार हैं, अन्य बीमारियां हैं, उनका भी उपचार लगातार दिया जा सके। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर नाम की फैसिलिटी हर जनपद के हिसाब से तय की है
और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमने तय किए हैं, जहाँ पे ICUs होंगे। और तो इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ फहीम तना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। फहीम, 2 नए पॉजिटिव केस उत्तराखंड में आज सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन्हें लेकर क्या कुछ जानकारी? फहीम, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? चलिए फहीम, उत्तराखंड से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन्हें लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये दोनों पॉजिटिव केस आए हैं और पश्चिम बंगाल से जमात में यहाँ आए थे, फिर यहाँ करके जमातियों के संपर्क में आए हैं, लिहाजा इनको क्वारंटीन किया गया था। पिछले दिनों कुछ और लोगों के साथ में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि कुछ जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट आने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है, 2-2, 3-3 करके। और ये थोड़ा सा गंभीर और चिंता का एक संकेत है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड, अगर हम देखते हैं कि जो जमातियों का और जमातियों के बाद संपर्क में आए लोगों का अगर आंकड़ा निकाल दें तो उत्तराखंड में उस तरीके का आंकड़ा नहीं था कोरोना पॉजिटिव का। तो लिहाजा ये थोड़ा सा इसको लेकर के जरूर सरकार गंभीर हुई है और ये 1-1, 2-2 जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये भी चिंताजनक है। बहरहाल इनके संपर्क के सभी लोगों को अभी क्वारंटाइन किया हुआ है और जो पॉजिटिव आए हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है और सरकार पूरा स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के सतर्क है। जी बिल्कुल। चलिए फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे फिर से बातचीत करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोटा से 411 छात्र छात्राओं को वापस बुलाया है। SDRF की टीम ने अभियान को अंजाम दिया है। वहीं कुमाऊं मंडल के 226 छात्र छात्राओं को हल्द्वानी के लिए भेज दिया गया है। गढ़वाल मंडल के 149 छात्र छात्राओं को देहरादून में रखा गया है। सभी छात्र छात्राओं को हल्द्वानी और देहरादून में क्वारंटाइन कर दिया गया है। उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को कोटा से लाने के लिए यूपी के 16 बसें इस्तेमाल की गई थी। तो आपको बता दें, कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे उनको वापस बुला लिया गया है। उनको कुछ समय के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, इसके बाद उनको अपने अपने घर भेजा जाएगा। फहीम तना लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फहीम, कोटा से जो बच्चे वापस लाए गए हैं उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और आगे क्या कुछ किया जाएगा? इनका जांच वगैरह भी होगी यहाँ पर? इनको जांच करके लाया गया है क्योंकि स्टेजिंग सेंटर इनका बनाया गया था मथुरा में, यूपी में, और वहां से इनको जांच टेस्ट करके लाया गया है। SDRF का कहना है, SDRF कमांडेंट का, कि इनका टेस्ट करके वहां लाया गया है। टेस्ट में ये निगेटिव है, लेकिन चूंकि इनको क्वारंटीन किया जाना है क्योंकि ये प्रोटोकॉल है कि बाहरी राज्य से अगर कोई राज्य में आएगा तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा। बिल्कुल। तो लिहाजा इनको क्वारंटीन कर दिया। वही फहीम, क्वारंटीन के बाद 14 दिन का जो एक टाइम पीरियड बताया जाता है, इसके बाद फिर से इनकी जांच की जाएगी? बिल्कुल, इनकी जांच की जाएगी और अगर कोई किस तरीके के इस क्वारंटीन के पीरियड में किस तरीके के लक्षण आते हैं, खांसी, बुखार या उस तरह के, तो उसका भी बीच में भी टेस्ट होगा, सैंपल जांच के लिए उनका जाएगा। वो पूरे जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल निभाया जाएगा स्वास्थ्य के हिसाब से। और अभी फिलहाल 411 हैं जिनको लेकर के यूपी सरकार ने मदद की है। चलिए फहीम, शुक्रिया, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं रुद्रप्रयाग में 29 अप्रैल को ही खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। कपाट खोलने की तिथि में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ओकारेश्वर मंदिर उखीमठ में आयोजित बैठक में यह मंथन किया गया है। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने के मौके पर रावल भी धाम पर भी मौजूद रहेंगे। रावल की मौजूदगी में ही ये कपाट खोले जाएंगे। तो उत्तराखंड निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि केदारनाथ कपाट खोलने की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 29 अप्रैल को ही केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर उमीखट में बैठक जो हुई थी, वहां यह मंथन किया गया और यह तय किया गया कि 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर केदारनाथ कपाट खोले जाएंगे। जो भगवान केदारनाथ जी के कपाट के संबंध में जो बैठक हुई थी, इसमें जितने राइट होल्डर हैं, पुरोहित लोग हैं, वो भी थे। क्योंकि रावल जी अभी क्वारंटीन में, वो तो नहीं थे शामिल बैठक में, क्वारंटीन में ही हो।
तो काफ़ी इसमें विचार विमर्श किया। प्रशासन के लोग भी थे, पुलिस प्रशासन के थे, जिला प्रशासन के एसडीएम साहब थे। सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन निहित हुआ था, जो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे करके। आज जो भगवान केदारनाथ जी के कपाट के संबंध। इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।